नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है विभिन्न टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटी विषय की शुरुआत किया है हमने, और पॉलिटी में आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं वह न्यायिक समीक्षा को लेकर के बातें की गई है। न्यायिक समीक्षा क्या है? देखिए, क्योंकि एक ऐसा वर्ड ही आ जाता है ना, जहां पर दो तीन चीजें आपको समझना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले समझिए, जहां ये शब्द इस्तेमाल किया गया है न्यायिक, तो इससे आप मामला तो समझ पा रहे होंगे कि जुडिशियरी का कहीं ना कहीं महत्व है। मोटे तौर पे कहें तो कोर्ट, और कोर्ट से भी अगर निकाले तो सुप्रीम कोर्ट आपके ध्यान में आ रहा होगा। और समीक्षा शब्द से ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई फैसला है, कोई बातें हैं, उसको दोबारा से विचार करने की बात। मोटे तौर पर इतना ही समझ में आ रहा है ना। यानी कि आगे चल करके हम इसको और विस्तार से देखेंगे। और जब भी कोई समीक्षा होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर विवाद निश्चित तौर पर होता है। और सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट का विवाद किससे होगा? ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका के बीच अगर तकरार देखने को मिलेगा तो वो कार्यपालिका और विधायिका से ही देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की जब बात की जाती है तो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आप देखेंगे खींचतान होता है। विभिन्न एजेंसियों में आएंगे, विस्तार से चर्चा उस पर करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। दिवाली स्पेशल ऑफर आपको दिया जा रहा है संस्कृति आईएएस के द्वारा 16 से 22 अक्टूबर के बीच विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर, जिनमें प्रीलिम्स और मेंस होगा, ये ऑफर आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ देखने को मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा भी। और ये जो विभिन्न सारे कोर्स आप देख रहे हैं, इनके विषय में यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दिया गया है। इस पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे न्यायिक समीक्षा को लेकर के। जिस तरह की हम चर्चा कर रहे थे, न्यायिक समीक्षा का अर्थ क्या है? न्यायालयों का वह अधिकार, किसका अधिकार? न्यायालय का, ठीक है, जिसके अंतर्गत यह जांच कर सकते हैं कि विधायिका द्वारा बनाया गया कोई कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गया कोई कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं। जो बातें हमने आपको मोटे तौर पे बताया था, देखिए वही यहां पर देखने को मिला है। यानी कि सबसे पहले चर्चा उस तीन एजेंसी की या तीन व्यवस्था की, जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि तीन चीजें, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही स्वतंत्र होगा। जब राजतंत्र हुआ करता था, राजा शासक हुआ करते थे, तो राजा के अंतर्गत ही ये तमाम शक्तियां निहित हुआ करती थी। राजा ही जो है वह कानून बनाने वाला है, विधायिका है, वही कानूनों को जो है एक तरह से क्रियान्वित करता है, तो वह कार्यपालिका भी हो गया। और राजा का जुबान, राजा का फैसला ईश्वर का फैसला, यानी कि राजा जो है न्यायपालिका भी हो गया। मामला समझ में आ गया। लेकिन जैसे जैसे हम प्रजातंत्र की तरफ आगे बढ़ते चले गए, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात की गई और कहा गया कि नहीं, इन तीनों कामों को अलग अलग तरह के लोगों को और संस्थाओं को दे देना चाहिए, ताकि एक तरह से कहीं ना कहीं ओवरलैप की स्थिति ना हो, है ना। तो यहां पर इसी चीज को देखते हुए विधायिका बनाया गया। विधायिका को कहा गया कि आप कानून व्यवस्था बनाएंगे। कार्यपालिका को कहा गया कि विधायिका जो भी कानून व्यवस्था बनाएगी, आप उस कानून व्यवस्था को, जितनी चीजें हैं, उसको लागू करने का, धरातल पर लाने का काम करेंगे। और न्यायपालिका को क्या कहा गया कि आप इन सब चीजों को देखेंगे कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा जो जारी किए गए, स्थापित किए हुए चीजें हैं, उसको कोई तोड़ने का काम करता है, नहीं मानने का काम करता है, गैर कानूनी गतिविधि करता है, उन सब चीजों के रोकथाम वगैरह के लिए, सजा देने के लिए, या ये विधायिका कार्यपालिका ही कुछ करे तो इसको भी देखरेख करने के लिए आपका ये सब काम होगा। यानी कि न्याय जो समाज की बात की जाएगी वो आप करेंगे। ये समझ में आया? तो ये शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात की गई। लेकिन समय के साथ ये क्या देखा गया कि न्यायपालिका यह करने लग गई कि विधायिका का जो काम था, कानून बनाने का काम, न्यायपालिका ने देखा कि विधायिका भी गलत मंशा से कुछ कानूनों को बना रही है, या कानूनों को समाप्त कर रही है, या संविधान में संशोधन कर रही है। तो फिर न्यायपालिका ने कहा कि देखिए, यह संविधान जो है हमें यह अधिकार देता है कि हम संविधान को संरक्षित कर सके, संविधान की व्याख्या कर सके। यानी कि अगर कोई संशोधन किया जाता है, कोई विधि लाया जाता है और वह जन कल्याण के लिए जरूरी नहीं जान पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है कि वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो फिर वहां पर उस कानून की समीक्षा हम करेंगे। या कार्यपालिका अगर किसी चीज को गलत तरीके से क्रियान्वयन कर रही है, कोई कार्य कर रही है जो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, फिर वहां भी हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप करने की बात करेंगे।
अब यही सारी चीजें जो है परेशानी का कारण बनता है। कोई कानून और कार्य संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायपालिका जो है तत्काल प्रभाव से वहां पर क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और न्यायपालिका उस कानून को क्या करती है, रद्द कर देती है, या फिर क्या करती है, शून्य घोषित कर देती है। मामला समझ में आ गया। इसलिए देखते होंगे जब भी पार्लियामेंट में किसी कानून को पास किया जाता है, विवाद होता है, तो कुछ लोग पीआईएल वगैरह लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सरकार बड़ी इस पर आपत्ति दर्ज कराती है कि इतना मेहनत करके हम पार्लियामेंट में कानून पास करवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट उस पर फिर विचार करेगी और फिर अगर नहीं होता है तो रद्द कर देगी। फिर तो ये हम काम कैसे कर पाएंगे। ऐसे कार्यपालिका को शिकायत रहता है। आपने देखा बिहार में अभी चुनाव है तो एसआईआर का मुद्दा आया, तो चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ लोग याचिका लेकर को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कहे कि देखिए पर्याप्त डॉक्यूमेंट को शामिल नहीं किया जा रहा, आधार कार्ड तो इसमें है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के चुनाव आयोग को नोटिस भेज दिया। तो चुनाव आयोग भी वहां ये कहते नजर आई कि इस तरह से फिर काम कैसे होगा। कुल मिलाकर के न्यायिक समीक्षा जो है हमेशा ही विवाद में रहा है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया है यह जिसके माध्यम से न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रही। और देखिए संविधान की सर्वोच्चता जो है, हम सब ने पढ़ा केशवानंद, और केशवानंद केस 1973 में हमने क्या देखा कि वहां से बेसिक स्ट्रक्चर का फिलॉसफी निकला, और बेसिक स्ट्रक्चर का जो एक भाग रहा वो संविधान की सर्वोच्चता भी रहा। संविधान की सर्वोच्चता कहने का तात्पर्य है कि इस भूमि पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सम्मानजनक कोई भी चीज है तो वो संविधान है। वो कोई पद नहीं हो सकता है, कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो सकता है, कोई पार्टी, कोई विचार, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के पद भी नहीं, सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं, वो संविधान ही सर्वोच्च होगा। मामला समझ में आ रहा है। तो न्यायिक समीक्षा इसी नजरिए से किया जाता है, कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है कि संविधान की सर्वोच्चता जो है वह बरकरार रखा जा सके और शासन के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्य करें। लेकिन ये कार्य क्या करें, अपने दायरे में रह करके करें, है ना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करें। जैसे विधायिका को यह शक्ति दिया गया है कि आप संशोधन संविधान में कर सकते हैं, किसी भी कानून को समाप्त भी कर सकते हैं। कहां से दिया गया विधायिका को? यह आर्टिकल 368 के माध्यम से दिया गया है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट यह भी देखती है कि आप मनमाने तरीके से कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर उस व्यवस्था को रद्द कर दिया जाएगा। तो भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा जो है ये कहां से आई, इस बात को लेकर के भी डिबेट चला। और ये माना जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग जगह से लिया गया, जिसको लेकर के कई बार लोग विवाद भी करते हैं कि भाई संविधान तो है वो कॉपी कर लिया आपने दूसरे जगहों से, जो कि सही चीजें नहीं है। सही रूप से ये कहा जाना चाहिए कि अगर हमसे पहले किसी ने कुछ बेहतर काम किया है और वो हमारी जरूरत के हिसाब से लगता है तो उसको अपने हिसाब से अपने पर लागू करना या अपना लेना कोई बुराई इसमें तो नहीं है। अच्छी चीजें अपना लेनी चाहिए, अच्छी आदतें लेनी चाहिए। तो भारत का संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनता है, 1950 में हमने अंगीकृत किया। उससे पहले बहुत सारे देशों का संविधान बन चुका था। तो जहां जहां बेहतर चीजें हुआ हमने उसे उठाया, है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया और फिर हम उस पर आगे काम कर रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे तो यह चीजें अमेरिकी संविधान से प्रेरित मानी जाती है, जहां 1803 में मार्वरी वी मेडिसन प्रकरण में सर्वप्रथम यह सिद्धांत जो है प्रतिपादित हुआ। भारत में स्वतंत्रता के बाद अगर चर्चा किया जाए तो न्यायिक समीक्षा का स्वरूप अनेक ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। अब इसके लिए निश्चित तौर पर हमें सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर चलना पड़ेगा और विभिन्न निर्णयों के माध्यम से देखेंगे कि क्या वाकई वह न्यायिक सक्रियता रहा। उससे पहले कुछ बातें जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से कहीं उल्लेखित नहीं है, परंतु इसके सिद्धांत संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से समझे जा सकते हैं। कहीं पर ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिकल सेपरेट तौर पर यह बताता हो कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन विभिन्न निर्णय यही बताते हैं। विशेष रूप से अगर खास करके देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स में जो अनुच्छेद 13 है, फिर अनुच्छेद 32 जो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा पड़ता है, और ये देखेंगे ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है और इसके माध्यम से 5 तरह के रीट दिए गए हैं। ठीक है, और यही रीट जो है एक तरह से कहा जाता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उसका संरक्षण करता हो जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 226 में इस अधिकार की संवैधानिक नींव यहां से प्रदान की गई है। मामला समझ में आ रहा है? अब चलिए एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? इसके अनुसार कोई भी कानून अगर है जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि केंद्र में क्या रहना है, यहां पर मौलिक अधिकार रहने हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स ही है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 13 आता है, भाग 3 जो हम पढ़ते हैं ना संविधान का भाग 3। तो 12 से 35 फंडामेंटल राइट कहाँ है, 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत हमें देखना पड़ता है। तो 12 क्या हो गया, आर्टिकल 12 स्टेट का डेफिनेशन होता है, और 13 जो है वह कहता है विधि को लेकर के ही, कि फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से सेफगार्ड देने के लिए ये काम करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के विपरीत कोई भी कानून बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो अनुच्छेद 13 के तहत जो है कोर्ट को यह अधिकार मिलेगा कि वो अपने आप शून्य हो जाएगा। और अनुच्छेद 32, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसके अंतर्गत 5 तरह के रिट दिए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है नागरिकों को, तो नागरिकों के पास सीधा यह अधिकार रहेगा कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जाकर के खटखटा कर सकते हैं। अब यहां पर अनुच्छेद 226 की हमने चर्चा किया, तो साथियों जैसे यह जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, ऐसे अनुच्छेद 226 जो है देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स को भी इसी प्रकार की शक्ति देता है। अनुच्छेद 372 एक देखेंगे, भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान की भी बात करता है। अब यहां पर चलते हैं, विभिन्न केस को लेकर के चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जिसके माध्यम से न्यायिक समीक्षा हमें समझ में आता है। ठीक है, कैसे कैसे विकास होता है। सबसे पहले 1951 का, इससे पहले भी जब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर में हमने कुछ महत्वपूर्ण केस की चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत पहला ही यही शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ चर्चा किया था। दूसरा अगर याद होगा तो 1967 का एक केस आया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और तीसरा 1973 का आया था, केशवानंद भारती केस, और ये वर्सेस किसके था, स्टेट ऑफ केरला। तो ये 3 केस महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी न्यायिक समीक्षा की जब हम बात करेंगे, चूंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये 3 केस हमारे लिए था, मिनर्वा मिल्स वाला भी एक केस था। लेकिन जब हम न्यायिक समीक्षा आज की बात कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण कदम हमें देखने को मिलेगा, और वो महत्वपूर्ण कदम क्या है, 1975 में हम चलेंगे। यानी कि इमरजेंसी का कैसे बैकग्राउंड तैयार होता है, इसको समझिए। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का एक केस आता है, ये 1975 में, और इसने कमाल कर दिया। न्यायिक समीक्षा को लेकर के यहां से जो है ज्यादा बात की जाने लगी। चलेंगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शंकरी प्रसाद के पास। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951 में आता है। इस केस में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये मुद्दा जाता है, और देखेंगे तो हमने 50 में ही संविधान को अडॉप्ट किया था, उसके बाद ही ठीक 1 साल बाद ये मामला हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही, और सुप्रीम कोर्ट ने संसद के अधिकार को लेकर के कहा। और संसद का अधिकार क्या, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर के, यानी कि संविधान संशोधन को लेकर के क्या अधिकार रहेगा, यानी कि आर्टिकल 368 में क्या अधिकार दिया जाएगा संविधान को, इसको लेकर के बातें किया। तो यहां पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद को संविधान संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है, और जब संविधान संशोधन करने की पूर्ण शक्ति है साथियों, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स भी निहित है, मौलिक अधिकार भी उससे जुड़ा हुआ है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, या आपको यह भी अधिकार दिया जाता है कि पूरी तरह से उसको समाप्त भी कर सकता है, लोप भी कर सकता है, और उसमें कोर्ट, न्यायपालिका कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकती है, हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो यहां तो देखिए, यहां जो सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, ये आपको न्यायिक समीक्षा के तौर पर देखने को नहीं मिलेगा, यहां तो बच रही है कोर्ट। आगे जरा चलते हैं, देखिए इसलिए कहा कि बैकग्राउंड यहीं से तैयार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967, यहां से अब न्यायिक समीक्षा को लेकर के एक नया बिंदु आता है। सुप्रीम कोर्ट यू टर्न मारती है, और सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर के कहती है वही जो शंकरी प्रसाद का मुद्दा था, उसी को आगे बढ़ाइए, संविधान संशोधन 368। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कह दिया कि देखिए, संसद के पास संविधान संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर वहां पर जो शंकरी प्रसाद वाला मुद्दा था, उसमें कहा था कि
कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन यह समाप्त कर सकती है। यहां पर आ गई न्यायिक समीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और कहा कि नहीं, आप मौलिक अधिकार को नहीं कर सकते हैं, आप पर एक लिमिटेशन रहेगा। मामला केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973। सबसे महत्वपूर्ण 13 जजों की बेंच इसमें बैठे, जो आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में सबसे अधिक जज यहां पर बैठे हैं। और यहीं से एक थ्योरी निकला, क्या निकला? बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा निकला, आधारभूत ढांचा संविधान का। और सही मायने में कहे तो आज तक भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण केस में यह है। अगर यहां से बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा ना हुआ होता तो आज आपको वो संविधान नहीं दिखता जिस संविधान को लेकर के आप और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो निश्चित तौर पर यह केस इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां पर न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट ने चरम पर पहुंचा दिया है ना। और लगातार आप देखेंगे, क्योंकि पिछले जो मुद्दा हुआ था ना, इन सब चीजों को लेकर के बड़ा संविधान संशोधन हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की बातें की गई, तो ये हमेशा सरकार के साथ, विधायिका कार्यपालिका के साथ टकराव तो होता ही रहता है न्यायपालिका का। इसमें देखेंगे 13 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। देखिए पीछे क्या कहा गया, सही समझिए। संविधान संशोधन का भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में भी आप तब्दीली कर सकते हैं, उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। बस एक बात को ध्यान रखना है, मूल संरचना जो संविधान का है उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। मामला ठीक से समझ लीजिए। यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कुछ नहीं किया, कहा कि देखिए जो करना है कीजिए, इत्मीनान से कीजिए, हम बैठ के बस देख रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको संविधान संशोधन करना है ना, आपको आर्टिकल 368 का यूज करना है ना अपने पावर का, कीजिए, रोका किसने है? कानून बनाने हैं, बनाइए। आप चाहते हैं फंडामेंटल राइट में संशोधन करना, अरे बिल्कुल कीजिए, हमने कब रोका है? बस एक बात का भाई साहब ध्यान रखिए, पूछा क्या है, बोला देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करिए, करना है आपको। अगर इसके साथ हमें छेड़छाड़ लगता है तो फिर हम उसे शून्य या रद्द घोषित कर देंगे। और यहीं पर बातें जो आती है न्यायिक समीक्षा, और न्यायिक समीक्षा की बातें यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का हिस्सा घोषित कर दिया। किसको घोषित कर दिया? न्यायिक समीक्षा को ही। जुडिशियल रिव्यू यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर खुद में बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि इससे पहले जो अमेंडमेंट आया था पार्लियामेंट ने किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को लोप करने की कोशिश की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को फिर ये केशवानंद भारती केस में 1973 में स्थापित कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण केस के तौर पर न्यायिक समीक्षा में देखा गया। आगे बढ़ते हैं, 1975-73 के बाद बेहद महत्वपूर्ण समय आता है, और ये जो है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाद आता है, और बहुत महत्वपूर्ण। इस केस में क्या होता है, न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र, विधि का शासन और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि इस केस में इंदिरा गांधी की स्थिति राजनीतिक तौर पर बेहद खराब होती है, हम सब जानते हैं, इमरजेंसी का बैकग्राउंड, वो सारी अपनी जगह है वो कहानी। लेकिन फिलहाल न्यायिक समीक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इस केस में कह दिया कि न्यायिक समीक्षा जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का ये केस महत्वपूर्ण है। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने फिर दोहराया कि संसद की संशोधन शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। यानी कि आप संविधान में संशोधन कीजिए, किसी ने रोका नहीं है, लेकिन आपके लिए यह नहीं है कि आप इसका जो है न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें जहां जरूरत लगेगा कि आपने संविधान के संशोधन में दुरुपयोग किया है चीजों को लेकर के, आप सही से विधि का शासन नहीं स्थापित कर रहे हैं, वह जो लॉ बनाया गया है वो जन कल्याण के उद्देश्य से नहीं है, तो निश्चित तौर पर न्यायिक समीक्षा होगी। और न्यायिक समीक्षा को बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए कहा कि यह संविधान का हिस्सा है। तो मिनर्वा मिल्स जो केस है ना, वो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इन सब चीजों का महत्व क्या है, यानी कि न्यायिक समीक्षा का क्या महत्व है, यहां से समझ लीजिए, फिर हम डिबेट को खत्म करेंगे। जो कि न्यायिक समीक्षा जब आपसे पूछा जाए तो ये क्या है ये जरूर लिखिएगा, इससे संबंधित कुछ केसेस को आप लिखिएगा, उसके बाद इसका महत्व क्या है और ये विकास कैसे हुआ, विकास के लिए भी आपको केसेस की ही चर्चा करनी पड़ेगी। महत्व क्या है, न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हमने पहले भी चर्चा किया, संविधान की सर्वोच्चता को बना करके रखना। यही तो कोर्ट चाह रही है ना कि कैसे भी करके बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों बचा रही है, और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर ही क्यों बता दिया, ताकि आगे चल करके ये अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट जो है अक्षुण्ण कर दे,
पार्लियामेंट इसको छीन ना सके लोगों से, मौलिक अधिकार या संविधान में कोई ऐसा संशोधन न कर दे जो जन कल्याण की अवधारणा को पुष्ट नहीं करता हो। ठीक है, तो यहां पर यह कोशिश किया गया, और यह कोशिश इसलिए है कि विधायिका और कार्यपालिका मनमाने कोई कार्य ना कर सके। शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग ना किया जाना चाहिए, और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत जरूरत है गरिमामय जीवन को जीने के लिए, उसकी रक्षा की जा सके। ये एक प्रकार का संवैधानिक संतुलन है जो शासन के तीनों अंगों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के प्रति यहां पर जवाबदेही बनाता है। और न्यायिक समीक्षा को इसीलिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी तथा शासन की वैधानिकता को बनाए रखने का एक माध्यम बताया गया। संविधान की मूल संरचना की रक्षा करने में न्यायिक समीक्षा ने जो भूमिका निभाई है, उसने भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ और अस्थायी आधार प्रदान करने का काम किया है। तो कुल मिलाकर के न्यायिक समीक्षा की जब बात आए ना, तो आपको इन सभी चीजों की चर्चा करना है, क्योंकि देखिए इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि विवाद रहता है। ऐसा हमेशा देखा गया व्यवहारिक तौर पर, जब भी सत्ता में आने वाली पार्टी मजबूत होती है तो कोर्ट थोड़ा सा कमजोर दिखता है, और जैसे ही उधर पार्टी कमजोर हो गई कोर्ट मजबूत स्थिति में दिखता है। तो इसलिए देखेंगे सांप नेवले का खेल चलता रहता है, और कोर्ट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए देखेंगे आए दिन ढेर सारे मुद्दों पर पीआईएल पहुंचते रहता है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे देखिए बिहार चुनाव में ही देखिए एसआईआर का मुद्दा, आधार कार्ड को नहीं बनाया था चुनाव आयोग ने एक डॉक्यूमेंट के तौर पर, 11 डॉक्यूमेंट दिए थे चुनाव आयोग ने, लेकिन आधार कार्ड नहीं था। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आधार कार्ड को भी एक आप डॉक्यूमेंट बनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास आधार कार्ड है और फिर वो इस आधार पर अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो चुनाव आयोग को मानना पड़ा ना। तो चुनाव आयोग चाहे कितना भी हाय तौबा कर ले, कुछ भी हलफनामे में कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानते हुए आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट बनाना पड़ गया चुनाव आयोग को। और इस वजह से बिहार में बहुत सारे लोग जिनका नाम कट रहा था वोटिंग लिस्ट से, वो सब अंदर आ गए। तो कहने का तात्पर्य देखिए, यहाँ एक उदाहरण से आप समझ लिए ना कि न्यायिक समीक्षा कितना आवश्यक है किसी चीज को लेकर के। विधायिका पर कंट्रोल करना हो या फिर कार्यपालिका पर कंट्रोल करना हो, ये बेहद जरूरी होता है, और इन सब चीजों से संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। तो आप लोग इन सब चीजों पर क्या सोचते हैं, आपको लेक्चर कैसा लगता है, किसी और टॉपिक पर चाहिए, ये सब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर मेंस की प्रिपरेशन में किसी तरह की परेशानी आए तो ये भी आप हमसे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।